सर अगर किसी को ब्रेथ लेने में प्रॉब्लम हो तो क्या दें उनको, मतलब कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो क्या दें उनको? सांस लेने में प्रॉब्लम कई वजह से होती है। अगर लंग्स की प्रॉब्लम्स की वजह से तो डेफिनेटली हमारा सांस लेने की प्रॉब्लम के केस में टीपॉली, कॉर्डिसेप्स और ओपीसी ये हमारे पास अच्छे सप्लीमेंट्स हैं। अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो तो कोएंजाइम और ओमेगा और जिंक भी दे सकते हैं। सांस लेने की प्रॉब्लम होने पे चेस्ट पे हेड केयर का मसाज भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। बीसीएम की थेरेपी से रिलीफ मिलता है सांस लेने की तकलीफ में। जी। और प्रीतम कानकर जी का आया है मैसेज आपके लिए डॉक्टर साहब। वो कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, राइट नाउ आई एम इन माय स्टॉल प्रमोशन एंड विल वॉच इट लेटर इन फेसबुक लाइव। जी सर, आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। तो वो आपके जी, तो प्रीतम जी का मैसेज है। एक्चुअली मेरे ना यहाँ पे पता नहीं क्या इशू चल रहा है, वाईफाई और फाइबर ऑप्टिकल होने के बाद भी कई बार ये नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। तो गुड मॉर्निंग अनुराग सर, राइट नाउ आई एम इन माय स्टॉल प्रमोशन, विल वॉच इट लेटर इन फेसबुक। वो फेसबुक पे दोबारा से देखेंगे। नवनीत जी सर, अस्थमा की बहुत प्रॉब्लम है। तो नवनीत जी का क्वेश्चन है सर, अस्थमा की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, या कौन सा प्रोडक्ट देने चाहिए? अस्थमा की प्रॉब्लम है तो कॉर्डिसेप्स, ओमेगा और ओपीसी दीजिए और हेड केयर का मसाज कीजिए चेस्ट पे। एक्यूलाइफ की थेरेपी दे सकते हैं अस्थमा के पॉइंट्स पे, बहुत अच्छा रिजल्ट है एक्यूलाइफ का। एच कप के पानी से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है अस्थमा में। तो डॉक्टर जो अस्थमा में ये सप्लीमेंट देने हैं, इसका डोजेज क्या रहेंगी? डोजेस से कॉर्डिसेप्स 2 कैप्सूल्स टू ट्वाइस, ओपीसी 3 कैप्सूल खाली पेट में जैसे देते हैं, जिंक उनको 2 कैप्सूल 2 बार दीजिए और ओमेगा 1 ही बार। तो ये जो कॉर्डिसेप्स लेने हैं, ये सर एम्प्टी स्टमक लेने हैं? जी सर, कॉर्डिसेप्स एम्प्टी स्टमक लेने हैं? कॉर्डिसेप्स एंटी स्टमक नहीं लेना सर। कॉर्डिसेप्स खाना खाने से आधा घंटा पहले, लंच से आधा घंटा पहले 2 कैप्सूल और डिनर से आधा घंटा पहले 2 कैप्सूल। ओके। और मैं अनुपम तिवारी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अनुराग जी, गुड तो मॉर्निंग अनुपम अनुपम तिवारी जी जी। का लखनऊ से। और खींचा जी जो मोहाली से है, वेरी गुड मॉर्निंग। और जसमीत कौर, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सोनल पटेल, गुड मॉर्निंग डॉक्टर अनुराग गुड सर मॉर्निंग एंड मैम। लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल बोथ ऑफ यू। थैंक यू सोनल जी। रीना कंवर जी, वेरी गुड मॉर्निंग। शैलेश जी सर, 2 साल के गले में खराश है तो क्या लें? 2 साल से गले में 2 साल से इरिटेशन है अगर तो क्या लें? इतने लंबे समय तक अगर गले में खराश रहती है तो ऐसा मोस्टली जो हमारा विंड पाइप है उसमें कुछ इन्फेक्शन है, या रेगुलर उनको किसी एलर्जी की प्रॉब्लम है, या फिर उसमें श्रिंकेज या किसी तरह का इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। तो जो विंड पाइप के पॉइंट्स हैं हमारे एक्यूलाइफ में, उसकी थेरेपी से फायदा मिलता है। और ऐसे केस में सबसे अच्छा है कि आप ओपीसी को, टीपॉली को और चिटोसन को, तीनों को ही कैप्सूल के तौर पे खाने की बजाय, तीनों का डोज सेम रहेगा। जैसे ओपीसी 3 कैप्सूल खाली पेट लेना है तो वो 3 कैप्सूल ही लेने हैं, लेकिन उसको 200 मिलीलीटर गुनगुने पानी में घोलिए और उसको सिप करके पीजिए। टीपॉली को भी ब्रेकफास्ट के बाद 2 कैप्सूल गुनगुने पानी में घोलिए और उसको सिप करके पीजिए, उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। और जिंक लेना है। अगर एलर्जी की प्रॉब्लम है आप एक्यूलाइफ से चेक करें एलर्जी के एक्यू पॉइंट्स को, और खास तौर पे पैटर्न को ध्यान में रखें कि कैसा होने पे रिलीफ मिलता है। क्या गले में खराश डस्ट या ऐसे कुछ चीजों पे या मौसम के बदलने से बढ़ती है? तो एलर्जी का ध्यान रखना है कि अगर एलर्जी से है तो एलर्जी के एक्यू पॉइंट पे एक्यूलाइफ की थेरेपी और जिंक खाने से फायदा मिलेगा। जी, तो जिन लोगों ने भी हैंड रेज किए हैं मैं उनको डेफिनेटली लूंगा, वो अपने हैंड रेज रखें। तो जिस भी सीक्वेंस में उनके हैंड रेज रहेंगे उन्हीं सीक्वेंस में हम उनको लेंगे। तो मैं कुछ मैसेजेस ले लूं और फिर हम लोग आपके पास भी आ रहे हैं। तो सुशील शिकारो जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और कॉम गुलवानी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड डॉक्टर अनुराग सर, संतोष रानी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मजूमदार जी, गुड मॉर्निंग। नीलम रानी, गुड मॉर्निंग जी। योगा टीचर, राधे एक राधे फेसबुक पे अनुराग क्वेश्चन सर। आया है, पेट में वंदना, 5 डॉक्टर सेंटीमीटर की वंदना है। रसौली है, क्या रिकमेंड कर सकता हूँ? अंकित जी, 5 सेंटीमीटर की रसौली पेट में कहाँ? पेट में बहुत सारे ऑर्गन हैं। पेशेंट फीमेल है मेल है? ये बताइए तो मैं आपको बताऊंगा। 6 महीने पुराना है वो तो ठीक है। एक फेसबुक पे और क्वेश्चन आया, 10 ईयर 10 ईयर्स ओल्ड बॉय बहुत ज्यादा वीक है,
बोलता भी तोतला है, उसको जिंक दीजिए, स्पाइरुलिना दीजिए, प्रोकिट्स दीजिए, और हेड केयर का अगर तोतला बोलता है तो उसको हेड केयर के मसाज के साथ साथ उसके वोकल पॉइंट्स पे, जो गले के थ्रोट के पॉइंट्स हैं और टॉन्सिल के पॉइंट्स हैं, वहां पे एक्यूलाइफ की थेरेपी कीजिए। जी सर। जी, तो आगे बढ़ते हैं हम। गुड मॉर्निंग सर। सर जी, मेरी वाइफ को चेहरे पे छाइयाँ हैं, क्या देना चाहिए? चेहरे पे झाइयाँ है तो सबसे पहले तो उनको जिंक और मल्टीविटामिन खिलाना शुरू कीजिए। स्पाइरुलिना का फेस पैक लगाइए और ओपीसी भी खिलाइए, ठीक हो जाएगा। ओके। और रविंदर जी का मैसेज है, गुड मॉर्निंग अनुराग जी और प्रशांत प्रजापति सर, आप थोड़ा सा नीड असेसमेंट के बारे में, नीड असेसमेंट नी जी बताएं, एडजस्टमेंट। बिकॉज एवरीवन हैज नीड असेसमेंट, समझ असेसमेंट नहीं लिखा पाया, हुआ है इन्होंने। शायद रिप्लेसमेंट लिखना तो चाहते होंगे, प्रशांत जी घुटने आप बदलने हैंड की। रेज करिए। हाँ, नीड रिप्लेसमेंट हो सकता है, नहीं तो ये हैंड रेज कर लेंगे। हाँ, हैंड रेज तो करके हम पूछ फिर लेंगे। जी जी। कलावती कानपुर से वेरी गुड मॉर्निंग, रमाकांत जी वेरी गुड मॉर्निंग, प्रियंका गुड मॉर्निंग सोनकर टू वेरी गुड एवरीवन। मॉर्निंग जी। डॉक्टर सीपी गौन सर, एक्वा लाइफ से किसी पॉइंट को ज्यादा सेंसेशन फील होता है, उसका क्या मतलब होता है? देखिए, हमारे पास एक शाओशैंग करके जो न्यूट्रल पॉइंट है, जो थंब पे है, सर्वाइकल पॉइंट के पास, वहां पे जब हम एक्यूलाइफ से टच करते हैं तो जितना सेंसेशन आता है उसको बेंचमार्क मानिए। वहां से ज्यादा जहां पे सेंसेशन महसूस होता है, सेंसेशन दो तरह के होते हैं। एक तो पिंचिंग सेंसेशन होता है कि जैसे कोई चुभा रहा है कुछ, उसके अंदर कोई प्रिक कर रहा है, और दूसरा होता है वाइब्रेशन का। तो जहां पे प्रिकिंग का सेंसेशन ज्यादा तेज होता है आपके शाओशैंग यानी न्यूट्रल पॉइंट जो थंब के पास यहाँ पे होता है उससे ज्यादा, यहाँ पे वो कोई दिखाता है कि कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द केसेस में पेशेंट को भी पता होती है, यानी उस प्रॉब्लम का लेवल ज्यादा है, ट्रीटमेंट की इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। अगर उसके बराबर या उससे ज्यादा ना होकर के उससे कम हो, तो यानी प्रॉब्लम की शुरुआत उस पर्टिकुलर पॉइंट में जो ऑर्गन को वो इंडिकेट करता है या जो हेल्थ इश्यू को, हेल्थ कंडीशन को वो पॉइंट इंडिकेट करता है, वहां पे प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है। बहुत माइनर हो या बिल्कुल ना हो तो इसका मतलब वो ऑर्गन या वो पॉइंट, वो हेल्थ कंडीशन हेल्दी है। राइट। और अमन जी का क्वेश्चन है कि अगर कोई अच्छा खाना भी खाता है लेकिन फिर भी वो बहुत स्लिम है, तो उनको कौन से सप्लीमेंट देने चाहिए? और उन्होंने एज तो नहीं यहाँ पे मेंशन की है, तो हम इसके बारे में सर आप बताएंगे? सर, अगर एक खाना अच्छा खाता है और स्लिम है तो ये अच्छी बात है। स्लिम होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर उनके हाइट और उम्र के हिसाब से उनका वजन सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मसल्स वीक है और तो अगर थिन है, स्लिम होना और थिन होना अलग अलग बात होती है। अगर वो थिन है, मसल्स वीक है, तो इन दैट केस उनको प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए। और अगर वेट अंडर वेट है, वेट बहुत कम है, तो इन दैट केस उनको 3 बार दिन भर में बड़े बड़े मील्स की जगह 2-3 घंटे पे छोटे छोटे मील्स ज्यादा खाने चाहिए। और खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए और एक्सरसाइज बढ़ाना चाहिए, या बीसीएम कर सकते हैं वो। प्रोटीन के लिए अपना एडल्ट प्रोटीन, अगर वो एडल्ट है, एज नहीं मेंशन किया उन्होंने, लेकिन अगर एडल्ट है तो एडल्ट प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोकिट्स एज के हिसाब से जो भी सूट करता है उनके एज को। स्पाइरुलिना ले सकते हैं, मल्टीविटामिन ले सकते हैं मसल्स को डेवलप करने के लिए। लेकिन एक्सरसाइज जरूरी है, खाली जी, प्रोटीन लेने से काम नहीं होगा। डेफिनेटली, बिल्कुल प्रोटीन लेके उसको एक्सरसाइज से डाइजेस्ट करना जरूरी हो जाता है। जी सर, जी सर। जसमीत जी का क्वेश्चन है, सर एक पर्सन को शुगर है, बॉडी वेट भी ज्यादा है एंड फंगल इन्फेक्शन काफी है, उनको क्या सजेस्ट करें? शुगर वाले पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं ज्यादा, क्योंकि उनके स्वेट में भी कई बार वो आता है, जो ग्लूकोज कंटेंट आता है। खैर, शुगर का पेशेंट है और बॉडी वेट ज्यादा है तो सबसे पहले तो उनको वजन कम करने पे फोकस करना होगा। इसलिए उनके लिए जो हमारा बीसीएम मशीन है वो सबसे आइडियल है। बीसीएम मशीन। और अगर शुगर के बारे में मैं शॉर्ट में बताऊं तो एक चीज बताया, तो एक फॉर्मूला याद रखिए। शुगर के पेशेंट के बारे में आपको 3-4 चीजें पूछनी है। सबसे पहला कि जो भी मेडिसिन वो ले रहे हैं, एलोपैथी ले रहे हो, आयुर्वेदिक ले रहे हो, देसी उपचार कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसके बगैर अगर वो बंद कर देते हैं तो उनका शुगर लेवल कहां तक जाता है।
कोई बोलेगा कि अभी तो नॉर्मल है कि मतलब वो 110 120 के आसपास है, लेकिन नॉर्मल अगर दवा बंद कर दे 1-2 दिन तो कहां तक जाएगा? तो कोई बोलेगा फिर 200 तक चला जाएगा, कोई बोलेगा 300 चला जाएगा, कोई बोलेगा 400 चला जाएगा। तो उसको इस तरह से कैटेगराइज करें, जिनका 200 के आसपास रहता है, दवा बंद करने के बावजूद भी 200 के नीचे या 250 के तक रहता है, उनको आप केवल सप्लीमेंट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जिम्निमा है, चिटोसन है, एफओएस। जिम्निमा, चिटोसन और एफओएस से स्टार्ट कीजिए, 2 महीने के बाद एफओएस को बंद कर दीजिए और एफओएस की जगह पे जिंक स्टार्ट कर दीजिए। 3 महीने बाद जिंक भी बंद कर दीजिए, या 3 या 4 महीने के बाद, और चिटोसन भी बंद कर दीजिए, केवल जिम्निमा चलाइए। उससे आप शुगर पे 2 से 2.5 साल में काबू पा लेंगे, पूरी तरह से उसको ठीक कर पाएंगे। जिन लोगों का शुगर लेवल 250 के ऊपर है, 300, 350 ऐसे चला जाता है, 400 तक, उनको आप इसके साथ साथ एच कप जरूर दीजिए, हाइपर एच कप। नहीं तो होगा क्या, ऐसा नहीं है कि केवल सप्लीमेंट्स के हेल्प से हम शुगर को ठीक नहीं कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन मोस्टली पेशेंट्स हैं वो पेशेंस नहीं दिखाते। जो हमारे शुगर के पेशेंट्स हैं वो धीरज नहीं रखते। उनको 2-3 महीने में अगर रिजल्ट नहीं आया, उनके शुगर लेवल पे फर्क नहीं दिखा, तो वो फिर छोड़ देते हैं, आपको बिना बताए भी छोड़ देंगे। तो उनकी जो काउंसलिंग है वो शुरुआत में ढंग से कीजिए, उनको एक्सप्लेन कीजिए कि कई लोग होते हैं, जैसे अगर आप एच कप के बारे में बताएं या इक्विपमेंट्स के बारे में बताएं, तो वो महंगे होने की वजह से कतराते हैं, केवल सप्लीमेंट बोलते हैं, फिलहाल सप्लीमेंट शुरू करके देखता हूं। तो उनको पहले ही बता दीजिए कि आप सप्लीमेंट से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सप्लीमेंट से नहीं कर सकते, बट इन दैट केस जो स्टार्टिंग रिजल्ट आएगा वो टाइम ले सकता है। हो सकता है कि आपको रिजल्ट शुरू होने में 6-8 महीने या 10 महीने लग जाए, तो आपको धीरज रखना होगा। ये नहीं कि 2 महीने बाद आप आओ मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ, तो केवल सप्लीमेंट्स के माध्यम से फायदा हो, किसी किसी को 1 महीने में भी फायदा हो जाता है, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 6-8 महीने लग जाए फायदे की शुरुआत होने में। लेकिन एच कप देने से फायदे की शुरुआत जल्दी हो जाती है। 90% केसेस में पहले महीने से फायदे की शुरुआत हो जाती है। अगर वजन ज्यादा है, ओबेसिटी मतलब ओबेसिटी ग्रेड 2 में है, 20% जो बॉडी का आइडियल वेट है उससे 20% से ज्यादा की कैटेगरी में है, तो इन दैट केस आप उनको बीसीएम रेकमेंड कीजिए, क्योंकि ऐसे केसेस में मोस्टली फैटी लिवर भी होता है। अगर लिवर पे फैट है तो फिर शुगर को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, और ऐसे लोगों का मेटाबॉलिक रेट भी कम होता है। और जो शुगर है एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसके मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए बीसीएम बहुत हेल्पफुल है। ऐसे केसेस जिसमें पेनक्रियाज का कुछ माल फंक्शन है, पेनक्रियाज इनएक्टिव है, या पेनक्रियाज में सिस्ट है, या पेनक्रियाज में कोई और पेनक्रियाटिस की प्रॉब्लम है, या फिर जिनको इंसुलिन लगता है, इन शॉर्ट अगर बोले कि इंसुलिन डिपेंडेंट है वो, तो उस केस में एच कप के साथ साथ आपको एक्यूलाइफ भी इस्तेमाल करना होगा। अगर पेनक्रियाज की कोई प्रॉब्लम है तो बिना एक्यूलाइफ की थेरेपी पेनक्रियाज के पॉइंट्स पे दिए हुए आपके लिए उसको पूरी तरह से ठीक कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में कम से कम उनको 15-15 दिन की 6 साइकिल, 15 दिन थेरेपी, फिर 2 दिन गैप, फिर 15 दिन थेरेपी, फिर कम से कम 6 साइकिल जरूरी है पेनक्रियाज के पॉइंट्स पे, तब आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तो एक फॉर्मूला याद रखिए, 200 से 250 तक सप्लीमेंट्स, उसके ऊपर अगर है तो आप एच कप रिकमेंड करेंगे, और अगर इंसुलिन है तो आप एक्यूलाइफ भी रिकमेंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि इंसुलिन नहीं है तो एक्यूलाइफ नहीं दे सकते, ज्यादा फायदा होगा, बट बजट के कस्टमाइजेशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। जो ओवरवेट है, जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है, उनको बीसीएम रिकमेंड करेंगे। जो अंडरवेट है, जिनका वेट लॉस हुआ है शुगर की वजह से, उनको हम डायबिटिक प्रोटीन जरूर रिकमेंड करेंगे। ऐसा नहीं है कि जिनका नहीं हुआ है उनको डायबिटिक प्रोटीन नहीं दे सकते, लेकिन मैं बजट के कस्टमाइजेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलता है, लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करना होता है, तो हमको उसका भी ध्यान में रखना चाहिए। हम यहाँ पे केवल बिजनेस के पर्पज से नहीं है, हमारा पहला पर्पज है लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना, पैसा तो अपने आप पीछे आएगा। वेरी गुड जी। तो हरविंदर जी का क्वेश्चन है कि कौन से सप्लीमेंट देने चाहिए टाइफाइड में? टाइफाइड एक टेम्परेरी इन्फेक्शन है जिसको नॉर्मली भी एंटीबायोटिक्स के दम पे कंट्रोल किया जा सकता है। और मैं आप लोगों को बताऊं, अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो हमारे पास 3 ऐसे सप्लीमेंट हैं जो नेचुरल हर्बल एंटीबायोटिक आप उसको बोल सकते हैं। वो है हमारा जिंक, टीपॉली और कॉर्डिसेप्स। तो टाइफाइड के केस में आप ये तीनों दे सकते हैं। और इसके साथ साथ सिंस टाइफाइड हमारे ब्लड के फॉर्मेशन पे, ब्लड के फंक्शनिंग पे भी अफेक्ट करता है, तो स्पाइरुलिना, Fe+ और मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं। और नवनीत जी का क्वेश्चन है, हार्ट में बहुत कोलेस्ट्रॉल बड़ा है, ब्लॉकेजेस काफी हैं, तो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए एडवाइस किया है, तो इसमें हम कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो उनको हेड केयर और एक्यूलाइफ की थेरेपी स्टार्ट कीजिए।
जो हार्ट की आर्टरीज है उन पे एक्यूलाइफ की थेरेपी कीजिए, कोलेस्ट्रॉल वाले पॉइंट पे एक्यूलाइफ की थेरेपी कीजिए। आप चाहे तो बीसीएम भी करवा सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। उनको हेड केयर का मसाज दीजिए, रिस्ट पे, चेस्ट पे और हेड पे भी। ये दोनों तो मस्ट है, बीसीएम तीसरा ऑप्शनल है। एच कप अच्छा रहेगा अगर आप देते हैं तो, ऑप्शनल है लेकिन अच्छा रहेगा देते हैं तो। एक्यूलाइफ और हेड केयर की थेरेपी मस्ट है। उसके बाद उनको जॉय नेकलेस पहना दीजिए, हार्ट अटैक से बचाएं, क्योंकि वो भी धीरे धीरे ब्लॉकेज को हटाना शुरू करेगा। अब रह गई बात कोलेस्ट्रॉल की, क्योंकि ब्लॉकेज हटाने के लिए आपको कोलेस्ट्रॉल घटाना और ब्लॉकेज हटाना जरूरी है। तो उसके लिए आप ओमेगा, कोएंजाइम, सेल रिजुविनेशन, स्पाइरुलिना दे सकते हैं, ओपीसी दे सकते पिट्यूटरी ग्लैंड के इन्फेक्शन में क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं? हैं। किसी के इन्फेक्शन से, पिट्यूटरी ग्लैंड के इन्फेक्शन पे। पिट्यूटरी ग्लैंड के इन्फेक्शन में, हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड के इन्फेक्शन में आप उनको टी पॉली, जिंक और ओपीसी दीजिए, नॉर्मल डोज। और किडनी में स्टोन हो तो उस केसेस में हम कैसे उनको ट्रीट कर सकते हैं? किडनी में स्टोन को ठीक करना बहुत ही, मुझे तो लगता है कि अगर आप जो लोग एक्यूलाइफ यूज करते हैं उनके लिए किडनी स्टोन कोई प्रॉब्लम इतनी जल्दी, इवन गैल ब्लैडर के स्टोन से जल्दी किडनी का स्टोन ठीक हो रहा है। किडनी के पॉइंट्स पे आप एक्यूलाइफ की थेरेपी शुरू कीजिए, हेड केयर की थेरेपी उस को देना शुरू कीजिए, और साथ में ओपीसी, सेल रिजुविनेशन और चिटोसन दीजिए। और ज्योति कपूर जी का क्वेश्चन है कि सर मुझे हील में बहुत पेन रहती है, जब मॉर्निंग में उठते हैं तो पेन ज्यादा बढ़ जाती है। हील में अगर आपको बहुत ज्यादा पेन रहती है तो हेड केयर जो अपरेटस है हमारा, उसको अगर वाइब्रेशन मोड में टॉलरेट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बिना वाइब्रेशन के ही उसको आप अपने हील पे रखिए और शायद उसका मसाज दीजिए 10-15 मिनट। जो उसका इंफ्रारेड लाइट है उसका मसाज, एक्चुअली प्लांटर फाइसाइटिस की प्रॉब्लम है उनको। और उसके अलावा पैंट्री लाइनर को सॉक्स के अंदर गीला करके डाल के रात में सॉक्स पहन के सोइए, पैंट्री लाइनर को रात भर चिपका के रखिए, और Fe प्लस, स्पाइरुलिना और सेल रिजुविनेशन खाइए। रूबी जी का क्वेश्चन है कि स्टमक प्रॉब्लम में हमें कौन से सप्लीमेंट रिकमेंड करने चाहिए? स्टमक में कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको प्रॉब्लम स्पेसिफाई करना होगा कि किस तरह हाँ की। बिल्कुल, प्रॉब्लम क्या है वो स्पेसिफाई करना होगा। सारिका जी का क्वेश्चन है कि बार बार मुंह में छाले हो जाते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबली बार बार मुंह में छाले होना पेट में एसिड ज्यादा बनने का इंडिकेट करता है। डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। एच कप का पानी पीना और चिटोसन एफओएस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, उसमें 1 हफ्ते में ही प्रॉब्लम में रिलीफ मिल जाती है। बैक पेन में कैसे यूज करें बीसीएम को? क्या चीज सर? बैक पेन में क्या यूज करें? किसी भी तरह का जो बॉडी का स्ट्रक्चरल पेन होता है उसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा हथियार है एक्यूलाइफ। किसी भी तरह के दर्द में 3 दिन में रिलीफ मिल जाता है। अगर आप बहुत अच्छे मास्टर हैं एक्यूलाइफ को ऑपरेट करने के तो 1 दिन में भी रिलीफ मिल सकता है। तो सबसे पहला, अगर किसी भी तरह का दर्द है तो सबसे पहला जो हथियार आपके दिमाग में आना चाहिए वो है एक्यूलाइफ की थेरेपी। पहले आप दर्द को मैनेज कीजिए, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बैक पेन के कई रीजन होते हैं, तो वो आपको एक्यूलाइफ से जांच करके, या तो अगर पेशेंट का कोई क्लिनिकल जांच हुआ है या लैब टेस्ट हुआ है या कोई रेडियोलॉजी टेस्ट हुआ है तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। नहीं तो अगर आप एक्यूलाइफ की अच्छी से ट्रेनिंग लेते हैं, अच्छे से सीखते हैं, तो आप खुद से भी जांच कर सकते हैं। क्योंकि कई बार लोग होता है कि बैक पेन में सिर्फ स्पाइन पे थेरेपी देना शुरू कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि केवल स्पाइन में कोई डिफॉर्मिटी हो या कोई प्रॉब्लम हो तभी बैक पेन होगा। कई बार इंपोर्टेंस की वजह से भी, इंपोर्टेंस की प्रॉब्लम हो उसमें भी बैक पेन होता है, वो इंडिकेशन है बैक पेन उसका। कई बार लोगों को प्रोस्टेट में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से भी बैक पेन होता है। तो वो आपको एक्यूलाइफ से जांच करने से पता चल जाएगा कि बैक पेन की वजह क्या है। और पेन में इनिशियल रिलीफ आप बैक के पॉइंट पे देंगे। इनिशियल रिलीफ मिलने के बाद आप उसके जिस प्रॉब्लम की वजह से जो पोटेंशियल रीजन हो सकता है बैक पेन का, उसको ठीक करेंगे, बैक पेन अपने आप दोबारा नहीं है। जी, संदीप यादव जी का क्वेश्चन है, सर डॉक्टर ने D360 टेबलेट लिखी है प्रेगनेंसी में। क्या लिखी है? D360 समझ नहीं आया सर। टेबलेट, डी फॉर दिल्ली, ओके, D360, ओके। D360 टेबलेट लिखी है प्रेगनेंसी में, तो उसकी जगह क्या हम ओमेगा लाइट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल गया है तो आराम से दे सकते हैं। तो अब हम कुछ जिन्होंने हैंड रेज किए हैं उनके भी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। और
मैं देख लेता हूँ किन किन के हैंड रेज है हमारे साथ। जी मीनू जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट करके हमारे साथ बन सकती हैं मीनू जी। जी गुड मॉर्निंग मीनू सर। जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। मुझे खुद को एक प्रॉब्लम है, एटिक एरिया बताया जाता है उसको, प्रॉब्लम को जी एटिक एरिया, सॉरी। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही विंटर स्टार्ट होती है, जी जैसे ही मेरी कोई स्किन का पार्ट है, लाइक हैंड लगा लीजिए या बाजू लगा लीजिए या कहीं पे भी, बैक लगा लीजिए, नेक लगा लीजिए, जहां पर भी ठंडी हवा लगती है, अभी विंटर्स जैसे अभी स्टार्ट हो रही है आजकल, जी जी जी। अगर मैं अपनी स्किन को बिना ढके बाहर निकल जाती हूँ, तो उसपे धाफड़ टाइप निकल जाते हैं, थोड़े मोटे-मोटे से, ओके, और मतलब उनमें ये बहुत ज़्यादा, हड्डी के। जी, ख़ारिश जी होनी शुरू हो जाती है। जी और ये इतनी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जैसे अगर अभी विंटर्स में थोड़ा पतला कपड़ा पहना है, तो जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं, लाइक जैसे थाइज़ होगी, हमारी अंडर आर्म्स होगी, इन पे बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। तो इसमें क्या ओके। लेना चाहिए सर? देखिए, अर्टिकेरिया कई चीजों से ट्रिगर हो सकता है, कई बार किसी खाने से भी हो सकता है, जैसे आपको वेदर चेंज से या टेम्परेचर से होता है। हुँ, और अर्टिकेरिया में बाकी रीजन से जो भी होता है उसमें तो मोस्टली जो कोल्ड कंप्रेस होता है, आइस वगैरह लगाना बहुत हेल्पफुल होता है। बट सिंस ओके, आपको ये लो टेम्परेचर से ही ट्रिगर हो रहा है, तो जी, उसमें वो आपको हेल्प नहीं करेगा। इसमें जो आपको हेल्प करेगा वो है हमारा टीपॉली, कॉर्डिसेप्स और स्पाइरुलिना। ओके, ओमेगा और कोएंजाइम भी ले सकते हैं आप, अच्छा रहेगा साथ में। ओमेगा, ओमेगा और कोएंजाइम। ठीक है जी, और सैनिटेशन का अच्छा खासा ध्यान रखिए, जी, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी ट्रिगर होता है। तो आप ओके, जो भी कपड़े पहने वो अच्छी तरह से सैनिटाइज हो, हुँ, डिसइंफेक्टेंट हो, और खास तौर पे अगर आप उस चीज के पर्पस के लिए अपना जो फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर है उसको इस्तेमाल करें, या खास तौर पे आप जहाँ पे कपड़े रखते हैं उस क्लोजेट में आप हमारा जो जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर अभी आउट ऑफ स्टॉक है, तो आप जो हमारा फ्रिज प्योरीफायर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अपने कपड़ों के उसमें क्लोजेट में उसको इस्तेमाल करें, तो आपके कपड़ों में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं रहेगा, तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा। ओके। एक सर, एक फंगल इन्फेक्शन मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे स्किन में जो प्रॉब्लम आ रही है ना, उसकी वजह से कुछ फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मेडिसिन यूज़ करती हूँ। राइट राइट राइट, वो वो वही चीज मैंने बताया कि ये चीज करने से होगा। आप कहीं ना कहीं से अरेंज कीजिए, रुपेश सर के पीछे पड़िए, कहीं से अरेंज करके वो आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर दे, उसके पानी ओजोनाइज वाटर से नहाइए, आपके लिए बहुत फायदेमंद ओके। रहेगा। एक मुझे कभी भी स्वेटिंग नहीं होती थी, और अब मतलब स्वेटिंग होती थी तो उतनी स्मेल नहीं आती थी। अभी लास्ट 2-3 ईयर से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लास्ट 3 ईयर से, जैसे आर्टिकेरिया वाली बताई मैंने। फंगल इन्फेक्शन हम्म। मुझे लास्ट 6-7 मंथ से बहुत ज़्यादा हो रहा है। और थर्ड, हम्म। जो स्वेटिंग जो मुझे हो रही है, चाहे वो विंटर्स में हो रही है, चाहे वो समर्स में हो रही है, उसमें बहुत जी, ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो उस अब केस जैसे, में आप ओपीसी और चिटोसन लेना शुरू कीजिए, या एच कप का पानी पीजिए, आपको लिवर के क्लींजिंग की जरूरत है। ओके, ठीक है सर। और सर, एक मेरी पेशेंट है, उसको एक मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम आ रही है। पहले अभी तक तो शी इज़ 37-38 इयर्स, ओके ये एज है उसकी। अभी तक वो नॉर्मल चल रहा था, तो उसके बेबी होने के बाद, बेबी उसका 3-4 इयर्स का हो गया है। तो ओके। बेबी होने के बाद उसको लाइक जैसे पहले 3 डेज़ मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम जो होती थी, वो होती 3 डेज़ चलती थी उसकी। अभी पूरा 5 डेज़ चल रहा है, लेकिन उससे पहले 3 डेज़ पहले उसको ड्रॉपिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, ड्रॉप्स आनी शुरू हो जाती है, नॉट प्रॉपरली ओपनली नहीं आ रही है, बट उसको पैड ये यूज़ करना पड़ रहा है। और ये मोस्ट 5 डेज़ प्रोबेबली कंप्लीट बहुत हो सारे रही है। हार्मोनल चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। जी। तो ये ज्यादातर रीजन, अगर उनको कोई एबनॉर्मल एब्डोमिनल पेन नहीं है लोअर एब्डोमेन में, तो हुँ, मोस्ट लाइकली ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होगा। ओके, ठीक है, उनको एक बार थायराइड अपना चेक करवाने के लिए और लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोलिए। अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो रुपेश सर से मेरा नंबर लेकर के आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, उनका रिपोर्ट भेजिए, फिर मैं बता दूंगा, क्योंकि एग्जैक्ट रीजन। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो हुँ, हमारे 3 सप्लीमेंट हैं जिनको लेने से हुँ, पीरियड्स की जो नॉर्मल जनरल प्रॉब्लम्स हैं, कोई अगर स्पेसिफिक बहुत बड़ा रीजन नहीं है उसके पीछे, तो वो हुँ, सॉर्ट आउट हो जाती है। वो है ओमेगा, जिंक, ओपीसी, मल्टीविटामिन, Fe+, और ये जनरल सप्लीमेंट है। नॉर्मली 99% फीमेल को इसकी जरूरत होती ही होती है, ओके, तो वो लेना शुरू करे, मोस्ट प्रोबेबली ये सॉल्व हो जाएगी। अगर कोई स्पेसिफिक रीजन है, जैसे कोई नॉर्मल टाइप का पेन या हार्डनेस या हेवीनेस उनको लोअर एब्डोमेन में रहती है,
या जो जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक सेशन किया था, उसका पीडीएफ आप लोगों को मिला होगा शायद, लेट्स टॉक पीरियड्स। तो उसमें पीरियड्स के एब्नॉर्मलिटी के सारे रीजंस मैंने डिस्कस किए थे, उसमें से देख लीजिए। अगर हार्मोनल रीजन है, जैसे अचानक हेयर के ग्रोथ में कोई चेंजेस आए हैं, या जो ब्रेस्ट के टेंडरनेस में कोई चेंजेस आए हैं, या फिर वजन में कोई चेंज आया है, तो इस तरह का जो अगर कोई चेंज आया है तो ये मोस्टली होता है हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से। तो फिर उसके लिए ये चीजें काम कर जाएंगी। लेकिन अगर किसी तरह का कोई सिस्ट फॉर्म हो रहा है या कोई पीसीओडी पीसीओएस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो फिर बीसीएम और एक्यूलाइट की थेरेपी भी चाहिए। ओके, तो सर जैसे लेडीज को इस एज में आके आफ्टर 32, 33 या 35 इसके बाद हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। हाँ, एक्चुअली पहले जो इसका नेचुरल एज था वो 45 प्लस में था जी, जो प्री मेनोपॉजल टाइम कहलाता था, पीरियड कहलाता था। लेकिन जैसे हमने बताया ना कि एजिंग फास्ट हो रही है, क्योंकि शरीर में न्यूट्रिशन कम जा रहा है, तो एजिंग फास्ट हो रही है, शरीर में नए सेल्स का बनना कम हो रहा है। अब किसी भी ऑर्गन में अगर रोज मान लीजिए, मैं एक एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहा हूँ, एक ऐसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 1 करोड़ सेल्स रोज मर रहे हैं और नए सेल्स 1 करोड़ नहीं बन रहे हैं, तो वो जो अंग है वो धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएगा। यानी आपका पूरा ही शरीर हमारे सेल्स से बना हो, तो धीरे धीरे पूरा शरीर, यानी जो उम्र तक वो 60 साल की उम्र में पहुंचना, वो 30-35 में पहुंच जाएगा। तो इसी वजह से जो ये प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं वो अर्ली एज में 35, 32, 34 ऐसे में भी आने लगे हैं लोगों को, खासतौर पे उन लोगों को जिनके डाइट में न्यूट्रिशन की कमी होती है, जो लोग सप्लीमेंट्स नहीं लेते। जी, तो क्या देना चाहिए सर उनको ऐसे हार्मोनल इनसे बचने नॉर्मल सप्लीमेंट्स, ओमेगा जिंक मल्टीविटामिन Fe+ और OPC, ये 5 चीजें जो है, जो किसी भी फीमेल को किसी भी तरह अगर गायनी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो ये 5 सप्लीमेंट तो आप आंख बंद करके सजेस्ट कर देंगे। ओके 90% प्रॉब्लम इसी से एड्रेस हो जाती है। और इसके अलावा हमारा पैंटी लाइनर और पैड तो है ही, वो तो खैर हर किसी को इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, तो मंजू मैडम जी, मैं आपको भी अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर एक लेडी हैं, उनके फेस पे ना पिंपल्स होते हैं, तो उसके निशान रह जाते हैं ब्लैक से। और स्किन उनकी ड्राई है, तो उनको क्या सप्लीमेंट जो है हम दें, या क्या उसको लगाने के लिए क्या बोले? पिंपल्स डेली 2-3 पिंपल्स निकल जाते हैं उनको सबसे पहले आप बोलिए अपने स्टमक को ठीक करने के लिए। स्किन ड्राई है तो पिंपल्स जो निकलने का रीजन होता है वो इंडाइजेशन की वजह से होता है, और हार्मोनल रीजंस भी होते हैं। तो उनको जिंक मल्टीविटामिन तो खाने के लिए कहिए, ओमेगा जिंक और मल्टीविटामिन, ये 3 चीजें वो खाएंगे। अगर डाइजेशन का इश्यू भी और एच कप और चिटोसन भी साथ में ले, तो उनको पिंपल जो फर्दर निकलते हैं वो रुकेगा उससे। और जो निकल गए हैं, उनके जो मार्क्स हो गए हैं, उसके लिए उस पे वो जो अपना हेयर ऑयल है, उस हेयर ऑयल को लगाएं, तो वो मार्क धीरे धीरे लाइट होना शुरू हो जाएगा और गायब हो जाएगा। ठीक, थैंक यू सर। खुशी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप भी अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। खुशी जी। जी खुशी जी, आप बात कर सकती हैं। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते रुपेश सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी, आप क्वेश्चन पूछें। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये थे ना सर, एक पेशेंट था, कल ही मेरे को मिला था, उसको ना थोड़े मेंटल प्रॉब्लम है। तो यहाँ से तो हम बिठा के ले गए थे और वहाँ पे डॉक्टर जब को चेकअप कराने के लिए, लेकिन वो अंदर गए ही नहीं जी। तो ऐसे जाते ही नहीं किसी के पास, तो उनको क्या दे हम? मेंटली मतलब उनको प्रॉब्लम है, ऐसे तो है नहीं, लेकिन अकेले में बात करते हैं, और अकेले में ऐसे कभी कभी उनका मन करता है कि ऊपर से छत से कूद जाए। घर वाले बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत सारे डॉक्टर को दिखा लिया, डॉक्टर ने बोला था उनको पूरे जो करने के लिए बोलते हैं ना, पूरे बॉडी चेकअप, क्या बोलते हैं उसको, MRI करने के लिए बोला था। लेकिन वो वहां भी नहीं जाते चेकअप करने के लिए। तो ये मेंटल प्रॉब्लम 2 तरह की होती है, एक तो फिजियोलॉजिकल होती है, एक बिहेवियरल होती है। मतलब एक साइकियाट्रिक केस होता है, एक साइकोलॉजी केस होता है। तो मेंटल प्रॉब्लम में ऐसे डायरेक्टली कुछ चीजें, देखिए सप्लीमेंट्स तो हम सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रीटमेंट की बात करें, जो सप्लीमेंट उनको फायदा पहुंचाएगी वो हम सजेस्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो उस केस को अच्छी तरह से समझना होगा, उनका टेस्ट रिपोर्ट्स मुझे देखना होगा कि एक्चुअल में इश्यू क्या है। कई बार जो मेंटल प्रॉब्लम्स होती है वो स्ट्रेस की वजह से भी ट्रिगर हो सकता है। कई बार मेंटल प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी ट्रैजिक इमोशनल इवेंट से भी रिलेटेड हो सकता है। कई बार वो ब्रेन में जो हमारे वायरिंग है उसमें माल फंक्शन की वजह से हो सकता है। ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन में ठीक से नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से हो सकता है। तो या कई बार क्या होता है कि ओवर सप्लाई हो रही है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो डायरेक्टली किसी इक्विपमेंट को सजेस्ट कर देना बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऐसे केस में जो भी ब्रेन से रिलेटेड जो भी इश्यू आता है उसमें ओमेगा कोएंजाइम और हमारा जो ये है सेल रिजुविनेशन, ये सेल रिजुविनेशन एक ऐसा सप्लीमेंट है कि इसका नाम मैं बार बार ध्यान में नहीं, ओमेगा कोएंजाइम और सेल रिजुविनेशन आप दे सकते हैं किसी भी तरह से ब्रेन रिलेटेड इश्यूज में। लेकिन जब तक पूरी तरह से कारणों का पता ना चल जाए कोई भी इक्विपमेंट इस्तेमाल ना करें और कॉर्डिसेप्स ना दें, क्योंकि हो सकता है कॉर्डिसेप्स एक ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही फास्ट काम करता है, तो वो प्रॉब्लम को हो सकता है शुरुआती तौर पे बढ़ा दे अचानक। तो खुशी जी, आपको अगर टेक्निकल चीजें को जानना है तो उनकी रिपोर्ट्स वगैरह आप हमारे साथ शेयर कर लेना। मैं डॉक्टर अनुराग के साथ शेयर करके आपका कंसल्टेशन पार्ट हम दे देंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा। बाकी 3 चीजें रिकमेंड की हैं डॉक्टर साहब ने, तो वो आप देना शुरू करें, उससे काफी बेनिफिट मिलेगा। तो सर एक क्वेश्चन है, पोस्ट कोविड पेशेंट को बहुत वीकनेस फीलिंग रहती है, उसको क्या देना चाहिए, कौन सा सप्लीमेंट देने चाहिए? कौन क्या प्रॉब्लम है सर? पीएसटीडी? नहीं, कोविड पोस्ट कोविड कोई भी बीमारी अगर हुई है और जिसकी वजह से शरीर में वीकनेस आई है, तो सबसे पहला हथियार हमारे पास ट्रेमेंडस टीएंस ने दे दिया है, वो है कॉर्डिसेप्स। कॉर्डिसेप्स, स्पाइरुलिना, एफी+ जिंक मल्टीविटामिन। किसी भी तरह की वीकनेस, इवन कोई बंदा ऐसे हो ना कि उसको भूकंप में दब गया हो 3 महीने जमीन के अंदर, कुछ खाया पिया नहीं, उसको भी आप 1 हफ्ते में दौड़ाना शुरू कर सकते हैं कॉर्डिसेप्स के साथ। मेरी वाइफ की एज 40 इयर्स है, ये मुंजीन हसन जी का क्वेश्चन है, और उनके पीरियड ज्यादा हो रहे हैं और फाइब्राइड की प्रॉब्लम भी है, तो कौन सा प्रोडक्ट देने चाहिए? तो फाइब्राइड की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मोस्ट लाइकली पीरियड्स का एबनॉर्मलिटी है। उस केस में आप ओपीसी, सेल रिजुविनेशन, एफी, पीरियड ज्यादा हो रहे हैं तो एफी+ और स्पाइरुलिना तो इनविटेबल है कि वो तो देना ही है, क्योंकि ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है तो वीकनेस को काउंटर करने के लिए। उसके अलावा ओपीसी, सेल रिजुविनेशन दीजिए और एक्यूलाइफ की थेरेपी स्टार्ट कीजिए जी। और ज्योति साहा जी का क्वेश्चन है, हार्ट पेशेंट है, एज 52 मेल, फेब में एक अटैक आया था और मेडिसिन से ठीक हो गया था, 1 वीक पहले अब फिर आया है, अब एंजियोग्राफी बोला है और स्टंट डालने में भी क्या मेडिसिन लेकर ठीक हो सकते हैं? देखिए, हार्ट अटैक जब भी आता है और आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है, अगर छोटी मोटी, कई बार क्या होता है कि नॉर्मली हार्ट अटैक जिसको होता है उसको ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री भी होती है ज्यादातर केसेस में। तो अगर ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज जैसे बोलते हैं 90% है, 95% है, कभी 100% हो गई और उस दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो थोड़ी देर के लिए ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट होती है और हार्ट अटैक आता है। लेकिन वो ब्लड का प्रेशर जब ज्यादा रहता है तो थोड़ी देर के लिए जो सॉल्युबल ब्लॉकेज होता है, जो रिसेंटली बना है, जैसे मान लीजिए किसी का 80%, 85% था, वो अचानक से 2-4 दिन में 100% हुआ, वो घुल के निकल जाता है, दवाइयों से घुल के निकल जाता है, तो वो फिर से सुचारू रूप से शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल का ही होता है, तो धीरे 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 जब वो जमना शुरू होता है और वो परफेक्ट हो, पक्का हो जाता है, तो फिर वो दवाइयों से नहीं जाता, फिर उसको वो स्टेंट डालते हैं, जो स्प्रिंग डालते हैं। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल या कोई भी जो इंसॉल्युबल चीज है जो घुलती नहीं है, वो उसके ऊपर भी जमना शुरू हो जाती है और ब्लॉकेज कॉज करके। कोई भी ऐसा पेशेंट मुझे आज तक नहीं मिला, या अगर आप लोग भी थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको भी नहीं मिलेगा जिसका एक बार स्टेंटिंग हुआ हो और 4-5 साल मैक्सिमम, कई बार लोगों को 1.5 साल 2 साल में भी प्रॉब्लम आ जाती है, दोबारा स्टेंट डालने होते हैं, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 4 से 5 साल में प्रॉब्लम्स आती है और उनको रेगुलर मेडिसिन लेना पड़ता है।
खून को पतला करने वाला, बीपी को कंट्रोल में रखने वाला, ये सारी मेडिसिन उनको रेगुलर लेनी पड़ती है। क्योंकि ब्लॉकेज को दोनों जब दवाइयों से दे रहे तो भी, और जो भी ब्लॉकेज हो चुकी है, जो जम चुकी है वहां पे, उसको हटाने का कोई तरीका नहीं है। जब देखा जाता है कि 2-3 बार सीवियर प्रॉब्लम होगी, या ऐसी जगहों पे, क्योंकि कई बार आर्टरीज में घुमाव होते हैं, ऐसी जगहों पे जहां पे स्टेंटिंग पॉसिबल नहीं है, या ऐसा ब्लॉकेज हो गया है जो स्टेंटिंग से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, या आर्टरीज में श्रिंकेज की प्रॉब्लम है, तो फिर बाईपास रिकमेंड कर देते हैं कि वो उसको बाईपास किया जाए, उतने जगह को मेन स्ट्रीम से हटा ही दिया जाए। तो ये सारे नौबत अगर नहीं चाहते हैं तो बेहतर है कि एक्यूलाइफ और हेड केयर की थेरेपी स्टार्ट करें। जो हेड केयर है उसकी थेरेपी से 1-2 दवाइयां आपकी बच जाएगी। एक तो आपको कभी भी जो ब्लड को पतला करने के लिए, खून को पतला करने के लिए कुछ नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रिस्ट पे उसकी थेरेपी करते हैं हेड केयर अपरेटस की, तो ब्लड को डायलेट करता है और वो बीपी को भी कंट्रोल में रखेगा। एक्यूलाइफ की थेरेपी से आप ब्लॉकेज को धीरे धीरे हटा सकते हैं, और साथ में ओमेगा ओपीसी सेल रिजुविनेशन लीजिए, कोलेस्ट्रॉल में काम करेगा। एक्यूलाइफ की थेरेपी भी कोलेस्ट्रॉल में काम करेगी। बीसीएम भी साथ में देते हो, बहुत अच्छी बात है। एचकअप भी साथ में दे तो और भी जल्दी रिजल्ट्स आए। बिल्कुल, लेकिन परमानेंट छुटकारा आप इसी से दिला सकते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन कभी भी परमानेंट छुटकारा नहीं, इवन सर्जरी के बाद भी, बाईपास के बाद भी लोगों को प्रॉब्लम आती है। जी नहीं, बाईपास के बाद तो इवन के डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ओमेगा और कोएंजाइम को, तो वो खुद रिकमेंड करते हैं। जी, ओमेगा तो हर केस में रिकमेंड, क्योंकि खून तो पतला रखना ही है उनका, कोलेस्ट्रॉल तो घटाना ही है। तो खून पतला करने के लिए, बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए ओमेगा, ये 3 चीजें तो परमानेंट है, लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाती है साथ। जी। और सर कीमोथेरेपी में, जी, कीमोथेरेपी में कौन से सप्लीमेंट देने चाहिए? कीमोथेरेपी में सबसे पहला है हमारा एचकअप। वो एक तो कीमो के साइकिल्स की रिक्वायरमेंट को कम करता है, दूसरे कीमोथेरेपी के, जो कोई भी कीमोथेरेपी हो या रेडियोथेरेपी हो, उसके साइड इफेक्ट्स को भी कम करता है। तो सबसे पहला एचकअप। उसके बाद कीमोथेरेपी जिसको हो रही है उसको आप दीजिए ओपीसी और चिटोसन। टीपॉली भी दे सकते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है वो कीमोथेरेपी के लिए। ओपीसी, चिटोसन और टीपॉली, ये 3 चीजें हो गई। और अगर बजट की प्रॉब्लम नहीं है, और मैं कहूंगा कि जब कीमोथेरेपी चल रहा है तो कीमोथेरेपी इतना महंगा होता है, और हमारा जो टोटल ट्रीटमेंट अगर पूरा ले तो वो 2 कीमो साइकिल के खर्चे से भी कम होता है। तो साथ में सेल रिजुविनेशन, स्पाइरुलिना, मल्टीविटामिन और Fe+ भी दीजिए, क्योंकि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से वही खून की कमी आती है, शरीर में इम्यूनिटी की कमी आती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उससे दूर होंगी। गुरु मिश्रा जी का क्वेश्चन है, सियाटिका के लिए क्या दिया जा सकता है? सियाटिका के लिए सप्लीमेंट्स कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। सियाटिका के लिए बीसीएम या एक्यूलाइफ की थेरेपी साइटिक नर्व पे, या बीसीएम का जो पोजीशन है, एक पैर जमीन पे रख के और अफेक्टेड लेग को बीसीएम पे रख करके उस पोजीशन में बीसीएम की थेरेपी करें। दोनों ही बराबर ही टाइम लेते हैं ठीक करने। जी, तो अब मैं विनोद यादव जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, वो आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। विनोद यादव, विनोद जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हेलो जी मनोज जी, कैसे हो सर? नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर अनुराग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, और ऑलवेज यू आर रेडी फॉर द क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है उसका आंसर है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने सबको समझाया। मेरे ख्याल से सभी लोगों के जो क्वेश्चन आंसर क्लियर हो रहे हैं। और ये जो रुपेश जी, सबसे बड़ी बात है जो ये सप्लीमेंट है ना हमारे, दैट इज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इससे पहले कि आप बीमार पड़ जाएं, उससे पहले आप इसको ठीक कर लें। तो जो लोगों की छोटी मोटी प्रॉब्लम है, अगर किसी को बैक पेन है या अभी स्टार्टिंग हुई है, डायबिटिक शुरू हुई है, तो वो तो बहुत जल्दी से ठीक कर सकता है इसको। राइट सर, राइट, बिल्कुल। और हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है, हमारा खाना ऐसा है, हमारा सिस्टम ऐसा है, तो सारा कुछ ऐसा चल रहा है, तो इस सप्लीमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तो हर एक को फिर बोल रहा हूँ, मैंने मिशन बना लिया है, जैसे कोई ज्वाइन करता है और जो भी पुराने स्टूडेंट हैं, सभी लोग सबसे पहले चिटोसन से स्टार्ट करें, और 3 दिन चिटोसन ले, उसके बाद चौथे दिन चिटोसन प्लस कोर्डिसेप ले। और ये 2 सप्लीमेंट तो जरूरी है ही है। और ये आपकी बॉडी को रिपेयर करते रहेंगे, टॉक्सिन्स निकालते रहेंगे, आपकी बड़ी आंत छोटी आंत में जो भी आप जंक फूड खा रहे हैं उसकी सफाई करते रहेंगे, आपके एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को क्लीन करते रहेंगे, आपके ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे, आपके हार्ट, किडनी, लंग्स, पैंक्रियास सबको
तो ये चिटोसन कोर्डिसेप आज से ही शुरू कर दीजिए। क्यों डॉक्टर अनुराग, आई एम राइट और नोट? जी सर, अभी जो टाइम है चिटोसन की रिक्वायरमेंट तो खैर मुझे लगता है कि जितने भी लोग जो अभी तक टीएन्स को नहीं जानते हैं सबको है, पूरी दुनिया में किसी को भी पकड़ लीजिए, स्टमक 100% ठीक किसी का भी नहीं। बिल्कुल। दूसरा, अभी का जो टाइम चल रहा है कोरोना का, और लोग थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम होता है डरने लगते हैं, लोग उसको देख करके, खुद वो भले ना डरे, उसको देख करके दुनिया डरने लगती है। तो और कोरोना से जितने भी ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, कॉर्डिसेप्स स्पेशली उन्हीं ऑर्गन के ऊपर काम करता है। बिल्कुल। चिटोसन और कॉर्डिसेप्स तो आज के जमाने में आपके दो एकदम सशक्त हथियार है। अगर आप ये दोनों ले रहे हैं तो आपकी जिंदगी खुशहाल चलती रहेगी, हेल्दी रहेगी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपने सही बात कह दी जो मैं कहना चाह रहा हूँ सब लोगों से। और इसके ऊपर ध्यान दीजिए, बिकॉज ये मशीन, ये जो भगवान ने आपको मानव रूपी एक मशीन दी है ना, उस मशीन की अहमियत को समझिए। गाड़ी खराब हो जाए हम सर्विस कराते हैं, और शरीर इतना कीमती है, अगर ये शरीर को ठीक नहीं रखा तो फिर पता ही क्या करेंगे। जो कमाई आई है सारी इसी पे लगने वाली है, और बेड पे और पड़ने वाले हैं। तो अपने आप को हेल्दी रखिए, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, सबसे पहले घर से शुरुआत करिए।